नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत एक सवाल के साथ कि आखिर दिल्ली में अब कैसे चलेगी सरकार। एलजी को ज्यादा पावर देने वाला बिल लोकसभा में पास हो चुका है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है। इस दौरान तीखी बहस सदन में होती रही, विपक्ष एकजुट दिखा। बिल फर्दर टू अमेंड द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह की गैर हाजिरी में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एनसीटी बिल पेश किया। कांग्रेस, सपा, बसपा, आप सहित आधा दर्जन से ज्यादा राजनीतिक दलों के विरोध के बावजूद सरकार ने इसे पास करा लिया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। आम आदमी पार्टी इसे तानाशाही बता रही है। देखो, लोकसभा में इनका बहुमत है, हालांकि विरोध किया और मॉरली इनका ये फर्ज बनता था कि इस बिल को वापस लेते, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या करने वाला बिल है, एक चुनी हुई सरकार की शक्तियां छीनने वाला बिल है। बिल में कई प्रस्ताव हैं जो उपराज्यपाल को मजबूत बनाते हैं। दिल्ली विधानसभा में पास किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। दिल्ली सरकार या विधानसभा को किसी भी फैसले पर अमल के लिए उपराज्यपाल की राय लेनी होगी। विधानसभा के दायरे के बाहर माने जाने वाले बिलों को उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं मिलेगी। किसी को लगता है कि हम जबरदस्ती उसको पूर्ण राज्य की तरह व्यवहार करेंगे। अगर हमको पंजाब नहीं चुनता है तो हम दिल्ली को ही अपने अधिकार से पूरा तानाशाही दिखाएंगे। तानाशाही तो आम आदमी पार्टी के जो सरकार है वो लोग कर रहे हैं। कोई स्टेट यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी के स्टेटस को खत्म कर देंगे आप किसी राज्य के शासन में आने के बाद। ऐसा तो नहीं कर सकते ना। हम वही कर रहे हैं जो इस देश का संविधान कह रहा है। संविधानों में के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। लेकिन विपक्ष इसे दिल्ली की जनता से धोखा बता रही है। हो सकता है आपका कोई व्यक्तिगत मतभेद रहा हो दिल्ली के मुख्यमंत्री से, है ये जग जाहिर है। कम से कम दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आपके साथ मिलजुल के चलने की कोशिश की थी। दिल्ली के जो अधिकार हैं उन अधिकारों को आप सीज करने का काम कर रहे हैं। वो कहाँ का न्याय है कि दिल्ली के अंदर विधानसभा अगर कोई लेजिस्लेशन लाना चाहती है तो उसके लिए पहले परमिशन जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर से ली जाएगी। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी शासन नहीं कर सकी, तो लेफ्टिनेंट जनरल के माध्यम से अभी शासन करने का प्रयास इस विधेयक के माध्यम से हो रहा है। इस लोकशाही ने आज लोकशाही खत्म करके प्रशासकों को बढ़ोतरी देने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं बिल को विरोध करके मेरे विचार समाप्त करता हूं। धन्यवाद। भारतीय समाज में हम लोग इस बिल के साथ ये बहस तेज हो गई है कि क्या ये चुनी हुई सरकार के अधिकार कम करने का मामला है। दिल्ली का बॉस कौन? केजरीवाल और एलजी के बीच छिड़ा यह विवाद सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, लेकिन केंद्र सरकार के इस बिल से टकराव और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। इधर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत शराब पीने वालों की जो कानूनन उम्र है 25 साल उसे घटाकर 21 साल कर दिया गया है। इसी के साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि दिल्ली में अब शराब की नई सरकारी दुकान नहीं खुलेगी। देश में अलग अलग राज्यों में लिकर कंजम्पशन की परमिसेबल एज अलग अलग है। ये बहुत बार बात उठती रही है कि दिल्ली में ज्यादा है जबकि गुड़गांव, ये नोएडा, उत्तर प्रदेश में कम है। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने रिकमेंड किया है कि दिल्ली में लिकर कंजम्पशन की एज नोएडा, उत्तर प्रदेश के बराबर कर दी जाए, 21 साल। हमने यही फैसला किया है कि नोएडा के बराबर, उत्तर प्रदेश के बराबर की जाए। जहां बार्स हैं या लिकर कंजम्पशन अलाउड है, जहां पे जिनके पास परमिशन है लिकर कंजम्पशन का, उन रेस्टोरेंट्स में केवल अगर अकेले बच्चे आते हैं तो 21 साल से कम के बच्चे को, जो भी एज लिमिट है उससे कम के बच्चे को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा सीएम को लिखे खत के बाद सियासी भूचाल मच चुका है। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचता रहा। इस बीच एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुलकर उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बचाव किया और कहा कि जिस समय के लिए आरोप लग रहे हैं उस समय तो वो कोरोना इलाज करवा रहे थे। आरोप गलत है, ऐसे में इस्तीफे का सवाल ही खड़ा नहीं होता। इस बीच परमबीर सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं एक याचिका के साथ और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। परमबीर सिंह की धमाकेदार चिट्ठी के जवाब में अस्पताल के दस्तावेज। इन दस्तावेजों के मुताबिक
गृह मंत्री अनिल देशमुख 5 फरवरी को कोरोना संक्रमित हुए, 15 फरवरी तक अस्पताल में रहे और 15 फरवरी को डिस्चार्ज होने के बाद 27 फरवरी तक नागपुर के घर में क्वारंटीन में रहे। फिर वो मुंबई के ज्ञानेश्वरी बंगले में सचिन वजह से कैसे मिले। दिल्ली में एनसीपी नेता शरद पवार ने अपने गृह मंत्री अनिल देशमुख के बचाव में अस्पताल के दस्तावेज लहराए। ये बात ये साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो श्री अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। शरद पवार अभी बयान दे ही रहे थे कि बीजेपी की तरफ से 15 फरवरी का एक वीडियो चलाया गया। वीडियो गृह मंत्री अनिल देशमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस का था। कुछ देर के लिए शरद पवार भी सकते में आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2-3 चीजें बहुत साफ हो गई है। पहला कि अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, ये चीजें अभी तक बिल्कुल साफ है। उन्होंने जोर देकर ये कहा कि आज जब दस्तावेज मेरे पास हैं हॉस्पिटल के, तो उस आधार पे मैं कह रहा हूं कि जो टाइमलाइन जो पूर्व सीपी मुंबई के हैं उन्होंने जो टाइम फ्रेमवर्क का जिक्र किया है मिड फरवरी का, वो कहीं से सटीक नहीं बैठता। यानी सीधे तौर पे शरद पवार एक तरीके से अनिल देशमुख के बचाव में उतरे। कुछ सवालों के जवाब उनके पास नहीं थे, जैसे कि 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिर कैसे कर रहे थे देशमुख, जो वहाँ पे माइक आईडी भी दिख रही थी। इस सवाल का जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो जानकारी है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, लेकिन बार बार इस बात पे जोर दिया कि जो मेन मुद्दा है, जो अहम मामला है, उससे कहीं ना कहीं डाइवर्ट और डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है इस पूरे मामले को लेकर। आरोप लगने के बाद से ही चुप्पी साधे गृह मंत्री अनिल देशमुख को वीडियो बयान जारी कर सफाई देनी पड़ी। 15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था, तब मैं अस्पताल से घर में जाने के लिए जब अस्पताल के नीचे आया और अस्पताल के गेट के ऊपर काफी पत्रकार वहां पे खड़े थे। उनको मुझे कुछ सवाल पूछना था। मैं वहीं कुर्सी पे बैठ के उनके सवालों का जवाब देके गाड़ी में बैठ के होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। 28 फरवरी को मैं पहली बार घर के बाहर निकला। विरोधी दल नेता देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर शरद पवार की चुटकी ली। लिखा कि लगता है शरद पवार जी को परमबीर सिंह के पत्र की ब्रीफिंग ठीक से नहीं मिली है। पत्र में सबूत के तौर पर संलग्न एसएमएस चैट में मीटिंग की तारीख फरवरी महीने के अंत में लिखी है। फडणवीस ने ट्वीट में सवाल भी किया कि अब कौन मुद्दे को भटका रहा है। शिवसेना के संजय राउत ने बीजेपी का नाम लिए बिना राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश का आरोप लगाते हुए अपनी शैली में चेतावनी भी दी। सेंट्रल एजेंसी का इस प्रकार से मिसयूज करके महाराष्ट्र में अगर कोई राष्ट्रपति शासन लगाने की अगर कोशिश कर रहे तो मैं उनको एक चेतावनी दे रहा हूं, जो आग लगेगी उसमें आप झुलस जाएंगे। महाराष्ट्र के मुद्दे पर दिल्ली में चल रही राजनीतिक हलचल के बीच ही परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ये साफ कर दिया है कि ये लड़ाई वो दूर तक ले जाएंगे। उन्होंने मांग की है कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, उनका ट्रांसफर रद्द किया जाए, राज्य सरकार को उनके खिलाफ कठोर कदम उठाने से रोका जाए और गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर के सीसीटीवी फुटेज को तुरंत सीज करने के आदेश दिए जाएं। परमबीर सिंह के आरोपों से घिरी राज्य सरकार पर दिन भर राजनीतिक हलचल भले ही दिल्ली में चलती रही, लेकिन सभी ने गेंद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पाले में डाल रखी है। लेकिन लगता नहीं कि मुख्यमंत्री भी जल्द कोई फैसला ले पाएंगे, क्योंकि उन्हें साख और सरकार के बीच में से किसी एक को चुनना है, जो आसान नहीं है। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट और मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां बस्ती जिले में एक दारोगा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस दारोगा पर इल्जाम है कि वो एक लड़की से जबरन मोहब्बत करना चाहते थे। लड़की इसके लिए तैयार नहीं थी, जिसके बाद लड़की के घर के 8 लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे किए गए। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। वाकया 31 मार्च 2020 का है। लड़की का कहना है कि वो लॉकडाउन में अपनी बहन के लिए दवा लेने घर से निकली थी। दारोगा ने मास्क चेक करने के लिए उसे रोका, फिर गाड़ी के कागज मांगे, बाद में मोबाइल नंबर मांगकर उसे छोड़ दिया। बाद में उसे घटिया मैसेज भेजने लगे। हमारा नंबर लिए फोन मैसेज उल्टा सीधा मैसेज करना चालू किए, हम उनको ब्लॉक कर दिए। इसी में बौखलाए हमारे पूरे परिवार के ऊपर 8 मुकदमा कर चुके हैं, अनेकों धाराएं लगा चुके हैं। देशद्रोह और कुख्यात अपराधी का नोटिस हमारे घर पे लग गया है। हम लोगों की शादी, हमारी बुआ की लड़की की शादी होने वाली थी, उनकी छोटी बहन की शादी की गई, उनका शादी कैंसिल हो गया, हमारी शादी कैंसिल हो गई, हमारा पूरा परिवार तबाह बर्बाद हो गया।
लड़की की शिकायत पे जिले के एसपी ने मामले की जांच की और दारोगा को क्लीन चिट दे दी, लेकिन इसे उनकी अनुशासनहीनता माना और लाइन हाजिर कर दिया। बाद में वो बहाल हो गए। चौकी इंचार्ज की 100% गलती हो तो उनको बर्खास्त करके जेल भेजा जाए, और अगर हमारी 1% गलती हो तो हमको फांसी चढ़ा दी जाए, वो भी चौराहे पे। एक मिसाल कायम हो कि कोई प्रशासन के खिलाफ षड्यंत्र न रच पाए। मामले में महिला आयोग ने दखल दिया और उसे सरकार तक पहुंचाया। तब गृह विभाग ने एक कमेटी बनाई जिसमें गोरखपुर के एडीजी अखिल कुमार, बस्ती के कमिश्नर अनिल कुमार सागर, बस्ती के आईजी अनिल कुमार राय, बस्ती की डीएम सौम्या अग्रवाल शामिल हुई। जांच में दारोगा को दोषी मानकर उनके खिलाफ आईपीसी की दफा 323, 324, 211, 342, 504, 506, 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 452, 120B और आईटी एक्ट की दफा 67 में मुकदमा कायम कर जेल भेजा गया। ये 20 मार्च को थाना कोतवाली पर प्रार्थनी काजल सिंह की तहरीर के आधार पर 109/21 मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसी क्रम में प्रथम दृष्टया पाए गए साक्ष्यों के आधार पर दीपक सिंह की गिरफ्तारी करके आज उनको जेल भेजा जा रहा है। आगे की विवेचना साक्ष्यों के आधार पर कंटिन्यू की जाएगी। पुलिस पे ऐसे इल्जामों की बाढ़ आ गई है। विकास दुबे कांड में पता चला कि उसके इलाके का पूरा थाना विकास दुबे के लिए मुखबिरी करता था, उसकी जासूसी करता था। पूरा थाना सस्पेंड किया गया। बस्ती में एक दरोगा गोरखपुर में सराफा व्यापारियों को लूटते पकड़ा गया। लूट का चांदी सोना उसके पास से बरामद हुआ, वो जेल भेजा गया। गोरखपुर के एक होटल में एक दरोगा कॉल गर्ल की मांग कर रहा था, फिर शराब के नशे में वेटर से दुराचार करना चाहता था, उसके ऊपर मुकदमा कायम हुआ और अब ये कांड हो गया है। ऐसी हरकतों से पुलिस का इकबाल कम होता है और जनता का उस पर विश्वास खत्म होता है। गोरखपुर में सलीम खान और बस्ती में मजहर आजाद के साथ लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और कोविशील्ड वैक्सीन की डोज को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को क्या नया सुझाव दिया है, दिखाएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। और कोविड के बढ़ते मामलों के बीच कोविशील्ड वैक्सीन की डोज को लेकर केंद्र सरकार ने क्या नया सुझाव राज्य सरकारों को दिया है, परिमल कुमार की इस रिपोर्ट में देखिए। अगर आपने कोविशील्ड की वैक्सीन ली है तो इसका दूसरा शॉट लेने के लिए 6 से 8 हफ्तों तक इंतजार करें। पहले इसके लिए 4 से 6 हफ्तों के बीच का अंतर तय किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर इसे तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दूसरी बार कोविशील्ड का टीका लेने में 6 से 8 हफ्ते का अंतर रखना बेहतर है। हालांकि इसे किसी भी सूरत में 8 हफ्ते से आगे ना ले जाएं। भारत में फिलहाल 2 तरह की वैक्सीन दी जा रही है, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। तो समय अंतराल को लेकर यह बदलाव सिर्फ कोविशील्ड पर लागू है। कोवैक्सीन की दूसरी डोज जैसे पड़ रही थी वैसी ही पड़ती रहेगी। एंटागी यानी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन और नेगवैक यानी नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 की तरफ से मिले सुझाव के बाद ये फैसला किया गया है। अब तक कोविशील्ड की करीब 4 करोड़ 19 लाख टीके दिए जा चुके हैं। वहीं कोवैक्सीन के 38 लाख 38 हजार टीके लग चुके हैं। महामारी नई है और इलाज भी, लिहाजा मूल्यांकन का दौर जारी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। सिटी सेंटर शो में मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।